हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर होता है हमारा, और वो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा, वो होता है NIAB डिवाइडेड बाई के। ये हमारा जो डिफ्लेक्शन था करंट पास करने के बाद कॉइल में, वो ये आ रहा था। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो सेंसिटिविटी होती है मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर की, ये क्या होती है और इस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो यहां से आप ये देखो, सबसे पहले सेंसिटिविटी का मतलब समझो। यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब ये है, आप यहां से देख रहे हो NAB और K, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, I। और ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर है, ये स्मॉल करंट को मेजर करने के काम आता है। अब करंट स्मॉल है और उस पर अगर थीटा की वैल्यू भी स्मॉल हो जाए तो जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो गैल्वेमीटर वो सेंसिटिव कब कहलाएगा, जब स्मॉल करंट के ऊपर वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। करंट स्मॉल हो बट डिफ्लेक्शन में क्या मिले, ज्यादा मिले, ताकि उसको हम इजीली रीड कर पाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेमीटर। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन द स्मॉल करंट, वो सेंसिटिविटी होगी। अब जो सेंसिटिविटी है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो यहां से आप देख रहे हो, ये तो होगी बात सेंसिटिविटी की ना। अब हम ये देखना है कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां से आप देखो, थीटा जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B के और K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से I तो हमें देखना है कि I के साथ तो डिफ्लेक्शन होने वाला है, और I कोई गिवन कंडीशन में हमारे पास कांस्टेंट, मान लीजिए बहुत ही कम करंट है, तो उसमें तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो आप देखते हो कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, n के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है। जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेमीटर कॉइल में वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के। जो हमारी कॉइल थी इस प्रकार से, इस कॉइल के अंदर हमने जो टर्न लगाए थे ऐसे, ये नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेमीटर को सेंसिटिव बना सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसका ये जो एरिया था, ये एरिया बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, ए को इसको सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। बी की वैल्यू बढ़ा के भी हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, और के की वैल्यू डिक्रीज करके हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। बट इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। n को हम कुछ लिमिट तक बढ़ा देंगे, उसके बाद हम n को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम जैसे ही कॉपर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो उसके कारण रेजिस्टेंस भी कॉइल का साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। अगर कॉइल के टर्न्स बढ़ाओगे आप तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा कॉइल करोगे तो उससे आपका गैल्वेमीटर है वो बल्की हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, जो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए हम एक लिमिट के बाद n को इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरी बात रही A के ऊपर, तो A को भी हम एक लिमिट के बाद इंक्रीज नहीं करेंगे। जितना ज्यादा एरिया लोगे सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होने वाली है, तो एरिया भी एक लिमिट के बाद हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एरिया अगर हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारा गैल्वेमीटर साइज में बड़ा हो जाएगा, जिसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर। तो हमारी ये प्रायोरिटी कभी भी नहीं है कि हमारा गैल्वेमीटर बल्कि हो, वो लार्ज इन साइज हो। हम चाहते हैं कि हमारा गैल्वेमीटर छोटा सा हो, यानी कॉम्पैक्ट इन साइज हो, तो इसलिए हम ए को भी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो बी को बढ़ाने वाला और एक के वाला। तो हम B को इंक्रीज कर देंगे, और B को मैक्सिमम में इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, तो B को हमने इंक्रीज किया, पहला इंक्रीज किया हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। कॉन्केव शेप मैग्नेट लिए थे ना आपने कंस्ट्रक्शन में, तो कॉन्केव शेप मैग्नेट इसीलिए लिए थे ताकि हमारा गैल्वेमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। ठीक है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं इससे। दूसरा, K की वैल्यू को डिक्रीज करके, K की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे, और K की वैल्यू को डिक्रीज किया हमने फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यूज करके। तो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यूज करने का पर्पज हमारा यहाँ पे यही था, क्योंकि फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के लिए जो K होता है इसकी वैल्यू मिनिमम होती है गिवन मटेरियल्स के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यूज किया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। अब ये जो सेंसिटिविटी होती है हमारे पास, ये सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। पहले हमारे पास क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है, और जो दूसरी होती है वो होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज
सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम IS से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? IS से। और ये करंट सेंसिटिविटी होती है, ये होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन तो हमारे पास था थीटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। अब डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला था हमारे पास था NIAB और डिवाइड बाई K, और करंट सेंसिटिविटी है तो डिवाइड बाई I कैंसिल I, तो रिजल्ट हमारे पास हो गया NAB डिवाइडेड बाई K। तो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो है NAB डिवाइडेड बाई K। न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इसके ऊपर, फॉर्मूले पे ध्यान देना। NAB डिवाइड बाई क्या हुआ? K। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं VS से, और VS होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या होती है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ओके, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया NIAB डिवाइड बाई K, और वोल्टेज क्या होगी? VI/V। ओम्स लॉ याद करना यहां पे। तो हमारे पास क्या होगा? ये NAB डिवाइड बाई K, और V/I क्या होता है? V/I ओम्स लॉ से क्या होता है? R। और R क्या है यहाँ पे? हमारी जो कॉइल थी उस कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो हो जाएगा NAB K इंटू R। NAB बाई K किसके बराबर है? IS के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं IS डिवाइड बाई R। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका? ये फॉर्मूला हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठ के आता है, और वो ये है, आप यहां से क्या देख पा रहे हो इस फॉर्मूला से? VS इज इक्वल टू IS डिवाइड बाई R। मतलब यहां से पता चलता है अगर मैं IS को बदल दूं, किसको बदल दूं? IS को बदल दूं, तो क्या VS भी चेंज हो जाएगा? हमारे पास VS का फॉर्मूला क्या आया? वो आया IS डिवाइड बाई R, और ये किसके बराबर है? NAB बाई K। ये तो हो गया I, और इंटू ये क्या हो गया? R। इसका मतलब हमें डायरेक्टली पता लग रहा है यहां से फॉर्मूला देख के, अगर हम IS को इंक्रीज कर दें तो VS भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। IS को डिक्रीज कर दें तो VS भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या ये बात सही है? क्वेश्चन यही है, क्या VS IS पे डिपेंड करता है? अगर मैं IS में कोई भी चेंज करता हूं तो क्या वो VS में रिफ्लेक्ट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। सोच के देखिए आप। अब देखो होगा या नहीं होगा, फार्मूला देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो होगा, लेकिन ध्यान दो, अगर हम IS को इंक्रीज करते हैं बाई इंक्रीजिंग A B और डिक्रीजिंग K, ध्यान देना इन बातों के ऊपर, A की वैल्यू को इंक्रीज करके, B की वैल्यू को इंक्रीज करके और K की वैल्यू को डिक्रीज करके अगर आप IS को चेंज करते हो तो ऑब्वियसली वो चेंज VS में भी आने वाला है। मतलब A, B और K को इंक्रीज या डिक्रीज करके IS में आप कोई भी चेंज लेके आओगे तो वो VS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप क्या करते हो, इनको चेंज ना करके अन को चेंज करते हो, अन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। नंबर ऑफ टर्न को अगर आप चेंज करते हो तो नंबर ऑफ टर्न को चेंज करने के कारण IS में चेंज आता है, तो वो चेंज VS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस पे ध्यान देना। अगर IS में चेंज नंबर ऑफ टर्न चेंज करके करते हैं तो वो VS में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सोचो। अन नंबर ऑफ टर्न मतलब लेंथ इंक्रीज होगी, जितने टर्न बढ़ाओगे उतने क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ जितनी इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उतना ही इंक्रीज होगा। इसका मतलब जितना आप अन में इंक्रीज करोगे उसके रिस्पेक्ट में आर में भी उतना ही चेंज आ जाएगा। तो ये इसका जितना इंक्रीज है उतना इंक्रीज इसका हो जाएगा, तो जो रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है। तो मतलब रिजल्ट क्या हुआ? अगर IS में कोई भी चेंज ले आ जाता है A, B और K को चेंज करके, तो VS आल्सो चेंज। बट अगर IS में कोई चेंज लाया जाता है बाई चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न, तो VS डज नॉट चेंज।
तो वीएस में कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? बिकॉज विद इंक्रीज इन एन देयर आर आल्सो इंक्रीज इन आर, सो देयर इज नो चेंज इन वीएस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इस प्रॉब्लम के ऊपर पूछा जाता है। बाकी ये दो फॉर्मूले आप याद करना, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए प्राइम कंडीशन यही है कि आपको तुरंत फॉर्मूला याद आ जाए और फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स हैं उनका मतलब आपको पता हो, तो न्यूमेरिकल आप इजीली सोल्व कर सकते हैं।